नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुप्त काल के अंतर्गत गुप्तकालीन कला एवं साहित्य पर परिचर्चा करेंगे। बट आपको इस बात को ध्यान देना है कि कला और साहित्य यह आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट होता है, और जब हम लोग कला और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर यानी कि इतिहास विषय के अंतर्गत एक सब्जेक्ट के रूप में ही देखा जाता है, जब उस पर परिचर्चा करेंगे तो वहां पर विस्तार से हम बात करेंगे। इसीलिए इस क्लास में आपको उन महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को दिया जा रहा है जिनकी अभी हाल फिलहाल में जो परीक्षाएं हैं उनके लिए, ताकि ये क्लास फायदेमंद हो। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल की कला एवं साहित्य को आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत बहुत विस्तार से उसकी परिचर्चा की जाएगी। तो चलिए हम लोग गुप्तकालीन कला एवं साहित्य पर बात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और कहा जाता है कि कला और साहित्य की वजह से ही गुप्त काल को इतिहास में स्वर्ण काल, प्राचीन इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो उस स्वर्ण काल के बारे में आज हम बात करेंगे कि उससे पहले जल्द से जल्द हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कम समयों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो शशांक आईएएस अपने सभी विद्यार्थियों का वेलकम करता है और ट्रस्ट के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। एक बात और हम आपको बता दें कि हमारे इस कक्षा कार्यक्रम में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और शैक्षिक एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी या हायर एग्जाम्स के, तो कई सारे विद्यार्थियों को शायद दुख भी होगा कि अभी कोर्स को कंप्लीट नहीं किया गया है। बट मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा का डेट संभावित था उससे पहले एग्जाम हो रहा है। फिर भी हमारा प्रयास हम आपके बीच में बेहतर करें, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिएगा। बाकी जैसे ही गुप्त काल कंप्लीट होगा और गुप्तोत्तर काल, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसको लगातार मैं आपके बीच में ला करके और पूरे इस एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक आपसे डिस्कस करेंगे। तो धैर्य मत खोइए, पेशेंस रखिए। एक विजेता की सबसे बड़ी निशानी होती है समय और परिस्थिति जैसे भी हो अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सुखे दुखे समो कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख लाभ हानि हर समय और परिस्थिति में आपको अपने आप को समान बनाए रखना होता है, वही विजेता होता है। जल्दबाजी नहीं, आक्षेप नहीं, और मेहनत करिए, सहयोग करिए, और हम आपके साथ सहयोग करें, जब भी परिणाम आता है। चलिए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अभी तक जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो शशांक आईएएस की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। किसी प्रकार की समस्या आने पर आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इतिहास एक समग्र अध्ययन के अंतर्गत जो कोर्स चल रहा है उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण सेगमेंट पर परिचर्चा की जाएगी। जो स्टूडेंट जल्दबाजी में कोर्स को कंप्लीट करवाना चाहते हैं या जिनको लगता है कि 1 से 2 महीने के अंदर ही हिस्ट्री सब्जेक्ट खत्म हो, उनके लिए यहाँ पर कोई एडमिशन नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो इतिहास को सहज और सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं वही विद्यार्थी एडमिशन लेंगे, और वही विद्यार्थी एक दूसरे को बोलेंगे। बाकी 1 महीने में यहाँ पर कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है, और ना तो 1 महीने में आप कोई परीक्षा पास कर सकते हो। बात हम फीस स्ट्रक्चर की करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1199 रुपये, बट वन टाइम पेमेंट करने पर आपको 999 रुपये, ठीक है। मंथली पेमेंट पर आपको 300 रुपये पर मंथ। चलिए गुप्तकालीन कला एवं साहित्य की हम बात करें। मैं फिर कह रहा हूं कि स्वर्ण काल गुप्त काल के रूप में इसको जाना जाता है, इसकी वजह से। तो यहां पर हम लोग संक्षिप्त में परिचर्चा करेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, बट विस्तार पूर्वक हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं पर इस टॉपिक के साथ जो है न्याय हो सकता है। तो चलिए गुप्तकालीन कला एवं साहित्य, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले सबसे पहले आप इसको देख लें। यहां पर आप देखेंगे कि 2 सेगमेंट दिया हुआ है, कला एवं साहित्य। कला में आप देखेंगे कि क्या क्या अध्ययन है। स्थापत्य कला, ठीक है। इसके बाद मूर्ति कला और चित्रकला, ठीक है। ये कला के अंतर्गत। साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ब्राह्मण साहित्य के बारे में भी हमने विस्तार से परिचर्चा की, बौद्ध साहित्य के बारे में भी हमने विस्तार से परिचर्चा की है जब मैं बौद्ध काल पढ़ा रहा था।
जैन साहित्य के बारे में भी हमने विस्तार से परिचर्चा की है। लेकिन गुप्त काल में जो प्रमुख साहित्यकार हुए बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध लिटरेचर से या जैन लिटरेचर से या फिर ब्राह्मण लिटरेचर से, उन पर हम लोग बात जरूर करेंगे। और कला के अंतर्गत स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला जो गुप्त काल में हुई है उस पर भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो यहां पर आज के इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक की क्या महत्ता है और इस टॉपिक के अंतर्गत किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो कला के अंतर्गत स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला ये आएगा, और साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो चलिए हम लोग कला से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कला, देखिए एक बात और हम आपको बताएं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि परीक्षाएं नज़दीक हैं, कोर्स अभी गति से चल रहा है, उस गति से नहीं जिस गति से उनके हिसाब से होना चाहिए। आप सभी को पता था कि एग्ज़ाम की संभावित डेट अक्टूबर या उसके आसपास होने वाले थे, लेकिन परीक्षाएं जल्दी हो गई जब हमने इस बैच को शुरू किया था। अब जब परीक्षाएं जल्दी हो रही हैं तो अगर उसमें हम जल्दबाजी कर दें तो आपको किसी भी सेगमेंट में समझ में नहीं आएगा। यानी कि अगर इन समयों में अगर मैं एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सबको एक साथ लेकर के तेज़ी से बढ़ूं तो ना तो एंशिएंट आपको समझ में आएगा, ना मिडिवल हिस्ट्री समझ में आएगा, ना मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आएगा। अब ऐसे में जब कभी भी इस तरह की बातें हों तो वहाँ पर आपको एक रणनीति बनाना चाहिए, एक स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री को और उसके कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को ठीक से समझ रखा है तो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करिए, उसके सभी क्वेश्चंस के जो ऑप्शन हैं उन पर विचार करिए। और एक बात बताइए, आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। अब अपने से थोड़ी सी मेहनत करके उसको आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और सभी विद्यार्थियों के लिए ऐसा है, ऐसा नहीं है कि किसी को 1 साल का समय मिल गया और किसी को 2 ही महीने का। हाँ, जो पहले से तैयारी कर रहे हो मजबूत हैं, लेकिन जो अभी हाल ही फिलहाल में शुरू किए हैं उनको अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक समय। तो थोड़ा सा आक्षेप करने से बचिए क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है और मानसिक रूप से आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। लगातार अप्रैल लास्ट में हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, मतलब मई से तो कंटिन्यू हैं, और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे, आप खुद ही लिस्ट बना करके देखिए कितना मैंने ब्रेक किया है। आई थिंक बहुत कम, 3 से 4 दिन की क्लासेस या 7 से 8 दिन की, तो उस क्लासेस को आप उसमें रिवीजन कर सकते थे। बाकी कंटिन्यू आपके बीच में क्लास आ रही है, निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। मेहनत करिए, जोश करिए यार, हम हर वक्त आपके साथ हैं, ठीक है। तो कला के अंतर्गत हम यहाँ पर किन किन सेगमेंट में बात करेंगे? वास्तुकला, वास्तुकला यानी कि स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला। सबसे पहले अगर हम लोग स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला की बात करें तो उससे पहले यहां पर एक बात और आपको जान लेना है कि कला और साहित्य के दृष्टिकोण से गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल कला एवं साहित्य की वजह से। अब कई सारे विद्यार्थी होंगे कि उनके मन में ये आ रहा होगा कि जब शशांक सर लिखेंगे जब ही हम इस पॉइंट को लिखेंगे। अगर हम इस पॉइंट को यहां पर नहीं लिख रहे हैं तो भी आप इस पॉइंट को लिखिए कि कला और साहित्य के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट को हम लिखेंगे ही लिखेंगे, आप लोग खुद नोट्स बनाते हो, कई सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम परिचर्चा आपसे करते हैं, लेकिन इसके बाद आप जब किताबों का अध्ययन करते हैं और भी जो कई सोर्स आपके बीच में है उनसे भी तो आप अपने नोट्स में पॉइंट आउट कर सकते हैं। सब आपकी जिम्मेदारी है, तो थोड़ा सा इस प्रकार से कार्य करना है। तो कला और साहित्य की वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में भी आप देखेंगे मंदिर। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मंदिर बनना कब से प्रारंभ हुआ, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, इस बात को लेकर के इतिहासकारों में पर्याप्त डिबेट है, पर्याप्त बहस का मुद्दा बना हुआ है। आप देखेंगे जॉन मार्शल जैसे इतिहासकार इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो एक ऐसा पूरा स्थल है जहां से एक कमरे को मंदिर के रूप में उन्होंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम उसको मंदिर स्वीकार कर लेंगे। मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी नींव
गुप्त काल में ही पड़ी। इसीलिए अगर एक शब्दों में कहा जाए तो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया गुप्त काल में प्रारंभ होती है। इस बात को आपको जानना है। तो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया गुप्त काल में प्रारंभ हुई। अब ये जो मंदिर बनते थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर भारत में अलग आकार प्रकार डिजाइन के मंदिर बनते थे, दक्षिण भारत में अलग स्वरूप लिए हुए मंदिर बनता था, मध्य भारत में अलग प्रकार के मंदिर बनते थे। तो यहां पर आप देखेंगे मंदिर की अगर मैं बात करूं तो एक सीधी सी लाइन आपको यहां पर समझ में आएगी, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, इसको हम लोग मध्य भारत मिडिल पोजीशन बोल देते हैं। उत्तर भारत में जो मंदिर बने या जिस शैली में बने, ठीक है, जिस शैली में बने उन्हें नागर शैली कहा जाता है, नागर शैली। दक्षिण भारत में जिस शैली के मंदिर बने उस शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। और मध्य भारत में जो मंदिर बने वह नागर और द्रविड़ का मिश्रित स्वरूप बना। कैसा बना भाई? मिश्रित स्वरूप। इसे कहा जाता है बेसर शैली, बेसर शैली। यानी कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में या मंदिर निर्माण की परंपरा जो हुई वह 3 शैलियों में हुई। यहां उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर बनते हैं, वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर बनते हैं। और इन दोनों शैलियों का सम्मिश्रण जो होता है वह बेसर शैली के रूप में जाना जाता है। तो कहा जाता है कि विंध्य पर्वत तक, यानी कि नॉर्थ में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक नागर शैली के मंदिर, और विंध्य पर्वतमाला से लेकर के नीचे के जो क्षेत्र हैं यहां पर द्रविड़ शैली के मंदिर, और इस परिक्षेत्र में जो मंदिर बने हैं वह बेसर शैली के मंदिर बने हैं। लेकिन 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 उत्तर भारत में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जो द्रविड़ शैली के हैं, उत्तर भारत में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जो बेसर शैली के हैं। सेम यही बात दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसे मंदिर होंगे जो नागर और बेसर शैली के रूप में प्रदर्शित होते हैं। लेकिन सामान्यतः भाई अगर आपसे पूछा जाए तो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में इनका मिश्रित स्वरूप था जिसको बेसर शैली कह दिया गया। तो इस बात को आपको यहां पर पॉइंट आउट करना है। अब एक प्रश्न और बनता है कि नागर शैली के मंदिरों की क्या विशेषता है, द्रविड़ शैली के मंदिरों की क्या विशेषता है, बेसर शैली के मंदिरों की क्या विशेषता है। तो उस प्रकार की विशेषता को हम यहां नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग कला और संस्कृति जैसे टॉपिक पर बात करेंगे, कला और संस्कृति जैसे सेगमेंट पर चर्चा करेंगे इतिहास के अंतर्गत, वहां पर हम इसको पढ़ेंगे। इसलिए यहां पर आपको किसी प्रकार का जिद नहीं करना है, बस आपको यहां पर ध्यान देना है। और चूंकि हम लोग अभी गुप्त काल पढ़ रहे हैं, तो गुप्त काल यानी कि गुप्तों के काल की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में किस शैली के मंदिर को पढ़ेंगे, ये मुझे आप बताइए कि गुप्त काल में किस शैली के मंदिर की परिचर्चा करेंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा गुप्त काल का क्षेत्र कहां है, किस शैली के मंदिर। तो जाहिर सी बात है कि गुप्त काल का क्षेत्र आपका उत्तर भारत होगा, तो नागर शैली के मंदिर, नागर शैली के मंदिर। तो गुप्त काल में जब भी प्रश्न आएगा मंदिर स्थापत्य कला से तो नागर शैली के मंदिरों से प्रश्न आएगा। और एक बात और हम आपको बता दें, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि ये जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, मंदिर की जो स्थापत्य है, मंदिर में देवी देवताओं की जो मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, वह भी क्षेत्र काल, देश, परिस्थिति, भूगोल, इन सब पर डिपेंड करता है। हम बताएंगे आपको कि क्यों नागर शैली के मंदिर में इस प्रकार के स्थापत्य को बनाया गया, देखा गया। उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, वहां की अर्थव्यवस्था, क्योंकि आपको पता है किसी भी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां का क्षेत्र अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा, जिस शासक का शासनकाल आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उस शासक के शासनकाल में चाहे समाज हो, चाहे नगर हो, चाहे साहित्य हो, सबका विकास होगा। तो इसलिए यहां पर आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। खैर इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में, बट यहां पर मैं आपको बता दूं। तो चलिए अब हम नागर शैली के जो मंदिर हैं
उन पर आइए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं जो नागर शैली के हैं, यानी कि गुप्तकालीन। तो एक लिस्ट में आपको पॉइंट आउट करते हुए चलता हूं और आप यहां पर विशेष करके लिखेंगे। आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर की हम बात करें तो यहां पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ करिए। तिगवा, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। तिगवा कहां है? जबलपुर यहां पर विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर। अगला भूमरा, यह है नागौद मध्य प्रदेश, नागौद एमपी। यहां पर शिव मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर। नेक्स्ट लिखिएगा खोह, यह भी नागौद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहां पर भी सेम ही। अगला है नचना कुठार, नचना कुठार, यह भी मध्य प्रदेश में है। यहां पर पार्वती मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नेक्स्ट लिखिए देवगढ़, झांसी उत्तर प्रदेश। यहां पर आप देखेंगे दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर। इसके बाद भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव ये कानपुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद सिरपुर, सिरपुर यहां पर लक्ष्मण मंदिर है। नेक्स्ट आप लिखिएगा उदयगिरी, विदिशा विष्णु मंदिर है। इसके बाद और भी कई मंदिर हैं, लेकिन इसमें आपको विशेष करके तिगवा के मंदिर को याद करना है, भुमरा के मंदिर को याद करना है, नचना कुठार का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर और भीतरगांव का मंदिर। ये आपको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। देखिए, गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों में पत्थरों से बनाए जाते थे, क्योंकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया अभी शुरू हुई थी। अभी सुंदर और अलंकृत मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि ईंट और पत्थर से निर्मित शुरू हो रहे हैं मंदिर जो है, ठीक है, उसका प्रारंभ हो रहा है। लेकिन कानपुर में जो भीतरगांव का मंदिर है वह केवल ईंट से निर्मित है। तो कानपुर यहां पर है। ये जो भीतरगांव का मंदिर है कानपुर का, कई बार पूछा गया है कि केवल ईंट से निर्मित मंदिर, केवल ईंट से निर्मित मंदिर कौन है? कानपुर का भीतरगांव मंदिर। ठीक है, इसी तरह सिरसपुर का लक्ष्मण मंदिर भी केवल ईंट से है। इसी तरीके से सिरसपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है यह भी केवल ईंट से निर्मित है, केवल ईंट से निर्मित। तो कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बना हुआ है और बन सकता है कि केवल ईंट से निर्मित मंदिर तो भीतरगांव कानपुर। अब इसमें किस देवी देवता की मूर्ति आप मुझे बताएंगे। सिरसपुर लक्ष्मण मंदिर, सिरसपुर कहां है आप बताएंगे। लेकिन यहां पर जो एग्जाम के पॉइंट है, अभी से महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है, यह है कि ईंट से निर्मित मंदिर। तो कई बार यह प्रश्न आता है। सामान्यतः गुप्तकालीन मंदिर जो थे वह ईंट प्लस पत्थर से निर्मित थे, लेकिन आप यहां पर देखेंगे गुप्तकालीन मंदिरों में भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश, सिरसपुर लक्ष्मण मंदिर केवल ईंट से निर्मित मंदिर हैं। इसको आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है। कहा जाता है कि गुप्त काल के मंदिर में सबसे प्रमुख, जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है,
जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। देखिए एक बात और हम आपको बताएं, जब मंदिर बनता था तो पहले जो छतें होती थी इस तरह से, देखिए मंदिर की छतें ऐसे होती थी सपाट। आज भी आप गांव में जाएंगे तो कुछ मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मंदिर की जो छतें होती थी, ठीक है, जो ये छत होता है मंदिर का, वो सपाट होता था। कैसे होता था? सपाट होता था, बराबर, जैसे घर की छत। लेकिन आप देखेंगे कि गुप्त काल में कुछ एक मंदिर ऐसे मिले हैं जिन पर शिखर, ठीक है, शिखर यानी कि शिखर बनने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हालांकि सुंदर शिखर नहीं है क्योंकि गुप्तकालीन मंदिर इनिशियल स्टेज में थे। तो कई बार प्रश्न बनता है कि शिखर युक्त मंदिर का पहला साक्ष्य, शिखर युक्त मंदिर का पहला साक्ष्य, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जब भी अगर ऐसी बात आए तो आप यहां पर लिखेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, शिखर युक्त मंदिर का पहला साक्ष्य है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह शिखर युक्त मंदिर का पहला साक्ष्य है और इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके साथ ही साथ ये तो मंदिर की हमने बात की, भाई स्थापत्य कला में मंदिर तो आएगा ही। अब मंदिर के साथ साथ आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म और देखिए मंदिर तो विशेष रूप से हिंदू धर्म दर्शन की बात करता है, लेकिन बौद्ध और जैन उससे भी रिलेटेड कुछ बातों को हमको देखना है। तो चलिए, बौद्ध अगर स्तूप की बात करें गुप्त काल में, तो सबसे महत्वपूर्ण स्तूप गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण स्तूप सारनाथ का धमेक स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप। कभी आप सारनाथ में जाएं तो वहां पर जो स्तूप आपको दिखेगा उसका नाम है धमेक स्तूप, ठीक है। यह ईंटों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो ईंटों का बना हुआ है और इसका आधार स्तूपों के समान वर्गाकार ना होकर गोलाकार है। तो खैर उस पर हम लोग बात ना करेंगे क्योंकि आगे हम जो कला संस्कृति में उस पर हम बात करेंगे, बट यहां पर आपको इसको ध्यान देना है कि जो सारनाथ का धमेक स्तूप है वह गुप्त काल में बना हुआ है और ईंटों का बना हुआ है। इसके अलावा गुहा मंदिर की भी चर्चा मिलती है। गुहा मंदिर यानी कि गुफाओं में जो मंदिर बने हैं, गुफाओं में जो मंदिर बने हैं उसमें भी आप देखेंगे कि ब्राह्मण मंदिर, इसके बाद बौद्ध मंदिर, ठीक है, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो गुहा मंदिरों में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे गुहा मंदिर में आप आइए, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर ब्राह्मण मंदिर का देखा जाए गुहा मंदिरों में तो उदयगिरी का मंदिर है। उदयगिरी का मंदिर जो गुफा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें विष्णु के 12 अवतार का वर्णन है। क्षमा चाहूंगा वाराह अवतार का, क्षमा चाहूंगा विष्णु के वाराह अवतार का वर्णन, 12 अवतार। तो ये गुफा मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बौद्ध मंदिरों की बात की जाए जो गुफाओं में बने हैं तो आप यहां पर देखेंगे अजंता तथा बाघ की गुफा में, अजंता प्लस बाघ की गुफाओं में जो मंदिर बने हैं बौद्ध, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक बात और आपको बता दें कि अजंता और बाघ की गुफाओं में ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित ही बातें हैं, अन्य धर्मों से भी हैं, जैन हो गया, ब्राह्मण हो गया, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसमें क्या है तो उसके बारे में। तो जैसे बौद्ध जो मंदिर हैं या जो बौद्ध चैत्य होंगे, ठीक है, इन सब का जो निर्माण है वहां पर अगर गुफाओं में देखा जाए तो अजंता और बाघ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अभी हम लोग अजंता के बारे में बात करेंगे। अजंता महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अजंता कहाँ पर है? महाराष्ट्र, बाघ मध्य प्रदेश। तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट को देखने को मिलेगा। तो अभी चित्रकला में हम इसकी बात करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मूर्तिकला की। देखिए मूर्तिकला में फिर वही है कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित,
अब जैन से नहीं हमने बताया, उसके लिए परेशान मत होना। बौद्ध और जैन। तो आप देखेंगे कि इसमें हालांकि वैसे विशेष करके मूर्तिकला की जो टॉपिक है, मूर्तिकला की जो बातें हैं, इसको हम लोग स्थापत्य कला में ही, कला संस्कृति में ही पढ़ेंगे। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि गुप्त काल में जो कुषाणकालीन मूर्तियों की तरह नग्नता नहीं थी, क्योंकि मूर्तियाँ तो आप देखेंगे विशेष करके कुषाण काल में ही बननी प्रारंभ हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर उन मूर्तियों में नग्नता थी। लेकिन गुप्त काल में जो मूर्तियाँ बनी हैं उनमें नग्नता नहीं थी, उनको अच्छे तरीके से अच्छे आवरण के साथ सजाया गया है। तो इसको आप देखेंगे, यहाँ की मूर्तियों में सुसज्जित आभामंडल बनाए जाते थे, और इसके बाद जबकि कुषाणकालियों में आप देखेंगे प्रभामंडल सादा था। तो हम यहाँ पर मूर्तिकला के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अभी नहीं बनेंगे, वो कला साहित्य के अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद चित्रकला में 2 गुफाएं हैं। अगर हम लोग चित्रकला की बात कर रहे हैं, 2 गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक अजंता। अच्छा, आप बताइए अजंता की गुफाएं कहाँ हैं और उन गुफाओं में क्या क्या महत्वपूर्ण है। और दूसरा बाघ। अजंता की गुफा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो एक तो पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। इसमें पहले 29 गुफा चित्र बने थे, परंतु अब केवल 7 गुफा चित्र हैं। पहले कितने गुफा चित्र थे भाई? पहले 29, लेकिन अब केवल कितने बचे हैं? अब केवल 7 बचे हैं, ठीक है, जिनमें 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 19, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये महत्वपूर्ण हैं, बाकी समाप्त प्राय हो गए हैं, ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें कहा जाता है कि 16, 17 और 19 जो गुफा संख्या है वह जो है विशेष करके ईसा पूर्व 2वीं सदी से लेकर के 7वीं सदी तक बनाया गया। तो यहाँ पर भी आप इसको ध्यान रखेंगे। जो 16, 17 और 19 एक गुप्त कालीन है, इसको आप ऐसे याद रखिए। 16, 17 और 19 ये गुप्त कालीन है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो चित्र बने हैं अजंता की गुफाओं में, उनमें 16, 17 और 19 ये गुप्त कालीन चित्र बने हुए हैं, जो विशेष करके आप देखेंगे बौद्ध और अन्य धर्मों से भी रिलेटेड हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसकी खोज किसने की? तो 1819 ईस्वी में इस गुफा की खोज 1819 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। जेम्स अलेक्जेंडर ने इसकी खोज की थी। और इस अजंता चित्रकला की विषय वस्तु क्या है? तो ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म से संबंधित, विशेष करके ब्राह्मण प्लस बौद्ध, इनसे संबंधित है। तो कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता है, तो इसको आपको इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को, यानी कि अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र, जिनमें पहले 29 गुफा चित्र थे, अब केवल 7 हैं, जिनमें 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 19, जिनमें 16, 17 और 19 गुप्तकालीन हैं, और जिनका विषय वस्तु जो है ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म से रिलेटेड माना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाघ की चित्रकला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाघ मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और ये कहां पड़ेगा? ग्वालियर के समीप धार, ग्वालियर के समीप धार में। तो यहां पर बाघ की गुफाएं हैं। कहा जाता है कि इनकी खोज 1818 में डेंजरफील्ड महोदय ने की थी। क्या बात है, खोज किसने की थी? 1818 में डेंजरफील्ड, ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि डेंजरफील्ड महोदय ने की। और इन गुफाओं में आप देखेंगे कि इन गुफाओं की संख्या 9 है। कितनी संख्या है? गुफाओं की संख्या 9 है। यह भी आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे एक बात और है, जहां अजंता, ठीक है,
जहां पर अजंता के चित्रों में मनुष्य के, आप देखेंगे विशेष करके अजंता के चित्रों के विपरीत बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित हैं। यानी कि जो अजंता के चित्र हैं ये पारलौकिक जीवन से संबंधित हैं। कहां से? पारलौकिक, दूसरे लोक, पारलौकिक। और जो बाघ की चित्रकला है वह इहलौकिक, यानी कि मनुष्य के जीवन से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाइन तो भाई मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग विशेष रूप से दोनों लाइन ध्यान रखेंगे, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है कि अजंता की चित्रकला पारलौकिक बातों को, ठीक है, आध्यात्मिक चीजों को प्रस्तुत करता है, और बाघ की चित्रकला जो है वह इहलौकिक यानी कि मानव जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करता है। अब इसके बाद हम अन्य कलाओं की अगर हम बात करें तो अभिनय कला वगैरह है, जिस पर हम लोग फिर कह रहे हैं कि स्थापत्य कला, और इनसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं और यहाँ पर जो बचे हुए हैं उन सब पर हम लोग जो है कला संस्कृति में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ जो परीक्षा अभी हाल फिलहाल में उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं साहित्य की बात करते हैं। आइए साहित्य, साहित्य की बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि एक ऐसा युग है, एक ऐसा काल है जो एक स्वर्णिम काल के रूप में जाना जा रहा है। और साहित्य की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे गुप्त में साहित्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए। सबसे पहले गुप्त काल में, गुप्त काल में साहित्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। कहा जाता है कि पुराणों के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई। जो पुराण आप देखते हैं वर्तमान समय में, उसके स्वरूप की रचना गुप्त काल में ही हुई। तो पुराणों के वर्तमान स्वरूप की रचना, वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई, इसी काल में हुई। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो प्रमुख महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण, अंतिम रूप से इसी काल में जो है उसको मतलब अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। इसके अलावा महाकाव्य महाभारत तथा रामायण को अंतिम स्वरूप इसी काल में प्राप्त हुआ। इसी काल में प्राप्त हुआ। लेकिन आप यहां पर देखेंगे इस काल में कवियों की अलग रचनाएं थी जो इस काल को स्वर्ण काल के रूप में बनाई, जिसमें अगर हम कालिदास के नाम का उल्लेख नहीं करेंगे तो बात नहीं पूरी होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व है, इससे पहले भी मैंने बताया था, जैसे चाणक्य हो गया, सिकंदर हो गया, ठीक है, अलग से चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कालिदास, इन सब व्यक्तित्व पर हमारी एक अपनी अलग से क्लास होगी। लेकिन हमारी अपनी रणनीति से, किसी के दबाव से नहीं, हमारी अपनी रणनीति से उसको हम अपने तरीके से लेकर के चलेंगे। जिस विद्यार्थी को लगता है कि वो हमारे साथ कंटिन्यू क्लास कर सकता है वह करे, जिनको लगता है कि हमारा समय जाया हो रहा है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सदैव उनका स्वागत करेंगे, और अगर वो जुड़े हुए हैं तो हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सदैव हम उनके साथ करते रहेंगे। लेकिन अगर उनको लगता है तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो अंतिम स्वरूप इसी काल में प्राप्त हुआ। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण कवि की अगर बात की जाए तो कालिदास का नाम सर्वश्रेष्ठ रूप में आता है। ठीक है, कालिदास सबसे महान कवि। हालांकि आप देखेंगे कि सिर्फ कालिदास नहीं, और भी हैं महान कवि के रूप में कालिदास, और भी हम लोग अन्य लोगों की बात करेंगे। कालिदास ने आप देखेंगे खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक सबकी रचना की। महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक सबकी रचना की। इन्हें क्या कहा जाता है भाई बताइए? इन्हें शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर।
भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब देखो यार, विदेश के लोग अलग तरीके से तुलना कर देते हैं, शेक्सपियर को बोलो ना कालिदास के रूप में, कालिदास को शेक्सपियर, लेकिन खैर ठीक है। अब कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, आइए थोड़ा सा उन रचनाओं पर जो है उनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात कर लेते हैं कालिदास की। तो सबसे पहले कालिदास की रचनाओं में नाटक, नाटक कौन कौन से हैं? कालिदास के नाटक, कालिदास नाटक की अगर हम बात करें तो कालिदास के नाटक में आप देखेंगे मालविका, अग्निमित्रम, ये कालिदास का एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा, प्रेम कथा का वर्णन है। इन सभी पर्सनालिटी पर जल्दबाजी में कोई क्लास ना ली जाए, विस्तार से और अलग ढंग से आपसे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मालविका अग्निमित्रम में आप देखेंगे कि मालविका प्लस अग्निमित्र, ओफो यहाँ पर थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है हमसे, क्षमा चाहूँगा। ये थोड़ा सा लाइन मालविका मैं कंफ्यूज कर गया हूँ। यहाँ पर आप समझिएगा, ये अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, बाय मिस्टेक। जब दिमाग में कई सारी बातें चलेंगी ना, जब अनावश्यक रूप से प्रेशर बनाया जाएगा तो यही सारी चीज़ें होंगी। मुझे वहाँ पर स्वप्नवास दत्तम की कहानी यहाँ पर मेरे दिमाग में बन गई, स्वप्नवास दत्तम की बात बन गई, तो एक्सट्रीमली सॉरी। स्वप्नवास दत्तम में आप देखेंगे कि महाराज उदयन और उनकी कहानी का वर्णन है, बट यहाँ पर आपको अग्निमित्र यानी कि पुष्यमित्र शुंग का ये बेटा है जो मालविका से प्रेम करता है, उसकी कहानी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग, थोड़ा सा सुधार करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी, उस चीज़ को क्षमा चाहूँगा और दिमाग से वो बातें फिसल गई थी। तो मालविका और अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और जिसकी प्रणय कथा, प्रेम कथा का वर्णन है। बाकी जो हमने वो अभी से पहले बताया था वो उदयन और जो है चंद्रप्रदोत की पुत्री अवंती, रानी स्वप्नवास दत्त, अवंती की राजकुमारी स्वप्नवास दत्तम की बात को हमने की थी वहाँ पर। चलिए, तो मालविका अग्निमित्रम। इसके बाद अगला है विक्रमोर वर्षियम। ठीक है, इसके बाद अगला साहित्य अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, कहा जाता है कि यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, इसको आपको ध्यान देना है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला का मिलन है। इसकी कथा महाभारत से ली गई है, जिसका आंग्ल भाषा में अनुवाद किया गया है। आंग्ल भाषा में इसका अनुवाद यानी अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, विलियम जोन्स के द्वारा। अब इसके बाद ये तो नाटक है कालिदास की। अगर कालिदास के महाकाव्य की हम बात करें, कालिदास के महाकाव्य की अगर हम लोग परिचर्चा करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके महाकाव्यों में विशेष करके रघुवंश, इसके अलावा कुमार संभव, ये दो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गीत काव्य या खंड काव्य की हम बात करें, गीत काव्य या खंड काव्य की बात करें तो गीत काव्य या खंड काव्य में आप देखेंगे मृक्षकटिकम, क्षमा चाहूंगा, ये जो गीत काव्य या खंड काव्य है इसमें मेघदूत और दूसरा है ऋतुसंहार। ये दो जो है खंड काव्य हैं। मेघदूत में इसमें विरही यक्ष उसकी प्रेतमा के वियोग का वर्णन है और मेघ के माध्यम से, बादल के माध्यम से उसको अपना दूत बना करके अपने प्रेमी को संदेश दिया जा रहा है। ठीक है, और ऋतुसंहार इसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है।
इसके बाद गुप्त काल में अन्य रचनाएं भी हैं, अन्य लेखकों की रचनाएं। अन्य लेखकों की रचनाओं की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे, जैसे अन्य रचनाओं में मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम, इसके बाद मुद्रा राक्षस, सबको हमने बताया है और सबके लेखक आप मुझे बताएंगे। अमरकोश, अमरकोश, इसके बाद कामसूत्र, सबके राइटर्स बताते हुए चलिए आप मुझे। कामसूत्र, इसके बाद पंचतंत्र, पंचतंत्र, इसके अलावा नीतिसार, नीतिसार, ये तो आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण धर्म संबंधित है। मृक्ष कटिकम किसकी रचना है भाई? मृक्ष कटिकम विशाखा दत्त, सॉरी क्या बात है, आज बहुत गलती हो रहा है, शूद्रक, शूद्रक। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त की है, विशाखा दत्त। अमरकोश अमर सिंह की रचना है। कामसूत्र वात्स्यायन। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नीतिशास्त्र कामंदक। अब जब हम फिर कह रहे हैं कि जब कला साहित्य पढ़ाएंगे तो उन सब कहानियों को वहां पर हम आपके बीच में रखेंगे, इसको आपको ध्यान देना है। इसके अलावा इस काल में कुछ बौद्ध रचनाएं भी हुई और जैन रचनाएं भी हुई। आइए उस पर बात कर लेते हैं। बौद्ध रचनाओं की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे असंग जो थे वो महायान धर्म के प्रकांड विद्वान थे। असंग महायान धर्म के प्रकांड विद्वान, ठीक है। और इन्होंने असंग ने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की, जैसे आप लिख लीजिएगा योगाचार भूमिशास्त्र। इसके अलावा प्रकरण आर्या वाचा। इसी क्रम में महायान सूत्रालंकार, ये महत्वपूर्ण है। कहा जाता है वसुबंधु ने अभिधम्म कोश लिखा, तो एक और हैं वसुबंधु, इनकी रचना है अभिधम्म कोश। अगर हम जैन साहित्य की करें तो प्रसिद्ध आचार्य इस समय थे जो है सिद्धसेन, और जिनकी रचना है न्यायावतार। तो ये कई बार आपके पेपर में आता है। तो आज कला और साहित्य के अंतर्गत इतनी ही बात जो गुप्त काल में रही। इन सभी पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। जिनकी परीक्षाएं नज़दीक हैं वो बेटा याद कर लेना, चाहे यहाँ से याद करो चाहे किताबों से याद करो, कहीं से भी ये सारी आपको याद रहेंगे, क्वेश्चंस आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विज्ञान, तकनीकी और गुप्तकालीन दर्शन पर बात कर लेंगे, और उसके बाद गुप्त काल का क्लास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 2 क्लास रहेगा, इसमें हम लोग 2 से 3 क्लास गुप्तोत्तर काल की है, उसको हम लोग कंप्लीट करके और लगातार टेस्ट आपका होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम है। यानी कि 8 से 10 दिन हम टेस्ट की प्रक्रिया में आएंगे और एंशिएंट हिस्ट्री के उस क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और बाकी जिनकी परीक्षाएं नज़दीक हैं वो मेहनत करें, और हमारी शुभकामना आपके साथ है। लगातार हम प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस आपके बीच में हों। चलिए आज की क्लास इतनी ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।